ग्राम पंचायत, अभी सरपंच उप सरपंच के बारे में देख रहे हैं तो यहां पे क्या आएगा, ग्राम पंचायत आएगा। यदि ग्राम पंचायत, जो साथ साथ लिखने वाले हैं वो थोड़ा जल्दी लिखिएगा, फास्ट फास्ट, है ना, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट अभी इसी समझाना है मेरे को, यही टेबल में। यदि ग्राम पंचायत का सरपंच, यदि ग्राम पंचायत का सरपंच, कौन से वर्ग को आरक्षण मिलता है, एसटी, एससी या ओबीसी, ठीक। यदि ग्राम पंचायत का सरपंच एसटी, एससी या ओबीसी वर्ग का नहीं है, वर्ग का नहीं है, तो उप सरपंच, तो उप सरपंच, तो उप सरपंच क्या होगा, ऐसे वर्ग के पंचों से, तो उप सरपंच ऐसे वर्ग के पंचों से क्या किया जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा। अब जैसे इसी में मान लो ये जो देखे थे 10 क्या थे, पंच है यहां पे, ठीक है, तो 10 पंच, एक यहां पे मान लो सरपंच है कोई, तो ये सरपंच जो है मान लीजिए अनरिजर्व है, ठीक है, जनरल कैटेगरी से है, अनरिजर्व है। तो यहां पे जो 10 पंच है, अब भाई वो 10 पंच किसी ना किसी वर्ग से तो होंगे ही होंगे, तो अगर जो सरपंच है वो अनरिजर्व है, यानी कि एसटी, एससी या ओबीसी वर्ग में नहीं आता है, तो जो उप सरपंच होगा, सरपंच के बाद वाला जो पद होगा, वो एसटी, एससी या ओबीसी वर्ग का ही व्यक्ति होगा। तो उसमें भी यह देखा जाएगा कि इसके पहले अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसमें सरपंच जो था वो जनरल वर्ग का था, तो उस समय किस वर्ग को उप सरपंच का पद मिला था, एसटी को मिला था, तो इस बार एससी को मौका दिया जाएगा, या एससी का था तो इस बार ओबीसी को मौका दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के आरक्षण होगा किसमें, उप सरपंच के चुनाव में। लेकिन आरक्षण कब मिलेगा, तो कंडीशन को देखते हुए, कंडीशन क्या रहनी चाहिए, अगर सरपंच का पद अनरिजर्व रहेगा या मिलेगा किसी को, या है ना, जनरल कैटेगरी वाला जाएगा, तो उप सरपंच का जो पद है वो एसटी, एससी या ओबीसी वर्ग से होगा। और कैसे डिसाइड किया जाएगा कि एसटी, एससी या ओबीसी वर्ग के ही व्यक्ति को मिलेगा, तो इसके पहले की कंडीशन देखी जाएगी कि इसके पहले जो कंडीशन हुआ था जिसमें अनरिजर्व को कभी ना कभी तो हुआ ही रहेगा, क्योंकि चक्रानुक्रम में ये चलते रहता है, तो कभी ना कभी तो किसी अनरिजर्व को मिला होगा। तो उस समय उप सरपंच कौन था, तो उस समय अगर मान लो एसटी था तो अब एससी को, या एससी था तो ओबीसी को, तो वो भी कैसे चलेगा, चक्रानुक्रम में चलेगा। क्लियर है ये लाइन, ये बात है किसकी, उप सरपंच के चुनाव की ग्राम पंचायत। अगर इसी में पूछूं मैं, या इसी में देखें जनपद पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में, तो यहां पे क्या स्थिति बनेगी, यहां पे क्या लाइन लिखूंगा जी मैं, तो यहां पे लिखूंगा, यदि जनपद पंचायत अध्यक्ष, यदि जनपद पंचायत अध्यक्ष एसटी, एससी या ओबीसी वर्ग का नहीं है, एसटी, एससी या ओबीसी वर्ग का नहीं है, तो अध्यक्ष के नीचे कौन होता है, अध्यक्ष के नीचे कौन होता है, उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष, सेम लाइन लिख रहे हैं, यहां पे उप सरपंच की जगह उपाध्यक्ष लिखे हैं, तो जैसे लिखे थे, तो उप सरपंच, या उप को ऐसे कर दो, एक साथ लिख लो, तो उप सरपंच ऐसे वर्ग के पंचों से निर्वाचित किया जाएगा। ऐसे वर्ग का अर्थ यहां पे यह है, ये वाले वर्ग ना, ये ऐसे वर्ग जो लिखा है वो ऐसे वर्ग, एसटी, एससी, ओबीसी, इस वर्ग के पंचों से निर्वाचित किया जाएगा उप सरपंच। तो उपाध्यक्ष कैसे निर्वाचित किया जाएगा, यहां पे गुड, ऐसे वर्ग के सदस्यों से निर्वाचित किया जाएगा। जनपद पंचायत सदस्य पढ़े थे ना, एक सदस्य कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो 5000 पढ़े इस चीज को। तो उपाध्यक्ष कैसे निर्वाचित किया जाएगा, ऐसे वर्ग के
यानी एसटी एससी ओबीसी वर्ग के सदस्यों से निर्वाचित किया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है जी? अब यहां पे क्या होगा, तो यहां पे भी सेम लाइन लिखना है आपको, बस यहां पे जनपद पंचायत अध्यक्ष की जगह क्या आ जाएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष, है ना। और यहां पे उपाध्यक्ष की जगह क्या आ जाएगा, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष। और बाकी सब पूरा कॉपी पेस्ट मान लीजिए, है ना। जैसे इसमें सदस्यों से निर्वाचित किया जाएगा, यहां पे भी सदस्य होते हैं, है ना। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, और ग्राम पंचायत की बात करें तो पंच। क्लियर है? इतना आगे बढ़े, मिटा दूं क्या? चलिए, अब यहां पे थोड़ा सा ये चीज आपको देखना है कि जो निर्वाचन हो जाता है, मतलब चुनाव हो गए, संपन्न हो गए, मान लीजिए पंच और सरपंच के चुनाव हो गए। अब चुनाव के बाद फिर क्या होता है जी? चुनाव के बाद क्या किया जाता है? पार्टी करते हैं, अरे जीत गए चुनाव की। पार्टी करते हैं। पार्टी तो होगा, लेकिन पार्टी के बाद और काम क्या किया जाता है पंचायतों में, ये पूछ रहा हूं। किसके बारे में बात किया जाता है? हाँ, योजनाओं के बारे में चर्चा होगी तो बहुत बाद में होगी। सबसे पहले निर्वाचन के तुरंत बाद, जैसे मान लीजिए सरपंच और पंच का चुनाव हुआ। चुनाव तो इन्हीं का होता है ना प्रत्यक्ष तौर पे। तो जब पंच और सरपंच का चुनाव हो जाता है, तो चुनाव के तुरंत बाद, है ना, जो प्राधिकारी रहते हैं, विहित प्राधिकारी। अब ये विहित प्राधिकारी कौन है, बार बार हम लोग पढ़ते हैं, ये विहित प्राधिकारी, विहित प्राधिकारी कौन होते हैं, ये विहित प्राधिकारी? चुनाव करवाता है उसे विहित प्राधिकारी बोलते हैं, अच्छा। विहित प्राधिकारी जो है वो, हाँ, ये निर्धारित किया जाता है, कोई एक व्यक्ति है वो, ऐसा नहीं है। इसीलिए क्या है, बुक्स में क्या लिखा रहता है, विहित प्राधिकारी लिखा रहता है। अब विहित प्राधिकारी जिम्मेदारी दी जाती है जिस व्यक्ति को, जैसे सम्मेलन बुलाना है, ठीक है, तो उसके लिए एक विहित प्राधिकारी होगा, तहसीलदार हो सकता है, एसडीओ हो सकता है ना। तो यहाँ अनुविभागीय अधिकारी जी, तो वो विहित प्राधिकारी जिसे शक्ति और जिम्मेदारी दोनों दी गई है ना। तो जैसे यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, कि जब पंच और सरपंच का चुनाव होता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, तो योजनाओं पे चर्चा होगी, लेकिन वो तो बाद का प्रोसेस है। सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, पंच और सरपंच के चुनाव के बाद एक और चुनाव तो बाकी है ना, किसका, उप सरपंच का। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, बैठक बुलाई जाती है ना। पंच का चुनाव हुआ, सरपंच का चुनाव हुआ, उसके बाद विहित प्राधिकारी के निर्देशों पे बैठक बुलाई जाती है। और पहली बैठक बुलाता कौन है, ग्राम पंचायत की सचिव बुलाता है। गुड, कौन बुलाता है, तो सचिव बुलाता है। ठीक, तो सचिव बुलाएगा ग्राम पंचायत की बैठक, फिर वहां पे जो पंच रहते हैं, आपसी सहयोग से अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से उप सरपंच का चुनाव होता है। तो यहां पे ये पूछता है कि जब निर्वाचन हो गया आरक्षण के आधार पे, क्योंकि हम लोग अभी आरक्षण वाला टॉपिक ही चल रहा है, तो जैसा आप लोग अभी बताए, मतलब डिस्कस किया अभी हम लोग, क्या क्या उप सरपंच, ग्राम पंचायत का उप सरपंच, क्या जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष में आरक्षण होता है? तो डायरेक्ट तो नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट तो होता ही है ना। इनडायरेक्ट कैसे, जब वही सरपंच या अध्यक्ष या इस जिला पंचायत का अध्यक्ष अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, अनरिजर्व्ड है, तो नीचे वाला यानी कि पंच और उपाध्यक्ष क्या होंगे, पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, यानी कि वो उस पद को धारण करेंगे। तो यहां पे इनडायरेक्टली उनको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आरक्षण मिल जा रहा है उप सरपंच और उपाध्यक्ष को। तो ये भी उसी के अंतर्गत आएगा। तो यहां से प्रश्न पूछता है कि जब सरपंच और पंच का चुनाव हुआ, या जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनका चुनाव हुआ, सदस्य का, यहां पे भी सदस्य का चुनाव हुआ, तो जो प्रथम सम्मेलन बुलाता है वो कौन बुलाता, प्रथम बैठक जो होती है वो कौन बुलाता है, यानी विहित प्राधिकारी कौन होता है करके, ऐसा प्रश्न भी बहुत बार पूछता है। तो यहां पे तीनों के विहित प्राधिकारी के बारे में
लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग ग्राम पंचायत की, विहित प्राधिकारी समझ में आया, जिसे इस पर्टिकुलर कार्य की जिम्मेदारी और प्लस जिम्मेदारी और शक्ति, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर दोनों दिया गया है। चलिए, तो सरपंच या उप सरपंच के बारे में थोड़ा लिखते हैं। इसमें लिखिएगा निर्वाचन के बाद यानी चुनाव के बाद या तत्काल बाद भी लिख सकते हो, तुरंत निर्वाचन के बाद विहित प्राधिकारी, विहित प्राधिकारी, यहां पे जो विहित प्राधिकारी होते हैं वो आप दो नाम लिख लीजिएगा। एक तो तहसीलदार, इसके निर्देश पे काम होगा, और कर्ता कौन है, तो गांव का जो प्रशासनिक प्रमुख रहता है, क्योंकि ये लोग तो अभी राजनीतिक प्रमुख है, सरपंच और अभी अभी आया है ना, लेकिन प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है गांव का, सचिव होता है। तो यहां पे आप सचिव लिखेंगे, लेकिन तहसीलदार का नाम पहले लिखेंगे, ठीक है, इनके निर्देशों पे काम होगा। तो निर्वाचन के बाद विहित प्राधिकारी तहसीलदार और सचिव दोनों ऐसे लिख सकते हो आप। उप सरपंच, उप सरपंच के या उप सरपंच निर्वाचन के लिए पंच व सरपंच का लन बुलाएगा। निर्वाचन के बाद विहित प्राधिकारी तहसीलदार सचिव उप सरपंच निर्वाचन के लिए। चलिए, ये लाइन में जो लिखा हूं वो सही है कि गलत है बताओ तो, या कुछ गलती है इसमें? मतलब जिस आधार पर हम लोग पढ़े उस आधार पे आप लोग से पूछ रहा हूं। ये जो मैंने लिखा है ध्यान से पढ़िएगा, ये सही है कि गलत है, एक बार देख के बताइए। क्या बोल रहे हैं? और बाकी लोग कोई? रहन दो, छोड़ो, क्वेश्चन क्या है, सही पकड़े हैं ठीक है। ये है सम्मेलन। क्या बोला था कि ग्राम पंचायत का सम्मेलन नहीं होता, क्या होता है, सम्मिलन होता है। पढ़े थे ना? हेलो, हाँ, तो यहाँ पे ये लाइन को ही पकड़ना था, यहाँ पे मैं सम्मेलन लिखा हूं, है ना। एक जो है वो सही पकड़े, सम्मेलन नहीं होता है, सम्मिलन होता है, ठीक। तो लिख लीजिए इसको, पंच व सरपंच का क्या चीज, सम्मेलन जो है वो बड़े तौर पे होता है, बड़े रूप में होता है सम्मेलन, ठीक है। और सम्मिलन, मिलन मतलब जो है वो छोटे वर्ग छोटे रूप के लिए होता है। तो ये जो ग्राम पंचायत जो है हमारी, या ग्राम सभा जो होती है, वो छोटे रूप में है, थोड़े लोग रहते हैं उसमें बाकी के कंपैरिजन में, इसलिए सम्मिलन होता है। चलिए, तो ये याद रहेगा, यहाँ पे विविध प्राधिकारी आपको लिखना है, तहसीलदार और साथ ही सचिव दोनों से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए, अब इसमें क्या होगा, इसमें तो निर्वाचन के बाद, यहां पे लिखिएगा निर्वाचन के बाद किसमें, जनपद पंचायत, ये ग्राम पंचायत की बात थी, है ना। यहां पे बात करेंगे हम लोग जनपद पंचायत, यहां पे आप लिख लो जी ग्राम पंचायत। तो निर्वाचन के बाद विहित प्राधिकारी, अब यहां पे विहित प्राधिकारी कौन होगा, या कौन हो सकता है यहां पे विहित प्राधिकारी, तो यहां पे होता है कलेक्टर या अपर कलेक्टर, कलेक्टर या अपर कलेक्टर। देखिए सब में अलग अलग है ना, जैसे हम लोग यहां पे देखे थे
ये बात कर रहा है किसके लिए, निर्वाचन के बाद जो सम्मेलन हो रहा है उसके लिए। और अगर मान लो सरपंच और ये जो उप सरपंच है उसको हटाना है, तो उसको हटाने के लिए अलग अधिकारी होते हैं। उसमें कौन होता है, उसमें किसका नाम पढ़ते हैं हम लोग, याद करिए। जब सरपंच और उप सरपंच को पदच्युत किया जाता है तो उसमें पढ़े थे, इसका निलंबन इसके द्वारा किया जाएगा धारा 39 के तहत। एसडीओ, गुड, है ना, सब डिविजनल ऑफिसर, वो उसको हटाने का कार्य, वो उसकी जिम्मेदारी। तो यहां पे हमको ये चीज मान के नहीं चलना है कि सरपंच का जो जितना भी काम होगा वो एक ही एसडीओ करेगा या तहसीलदार ही करेगा या सचिव ही करेगा, एक व्यक्ति नहीं। इसमें अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्राधिकारी निर्धारित किए गए हैं, है ना। तो सबको मिक्स मत कर देना या एक मत सोच लेना कि एक ही व्यक्ति सब में उसको लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पे आप इनका नाम याद रखना। यहाँ पे जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करेगा तो यहां पे विहित प्राधिकारी कौन होगा, कलेक्टर या अपर कलेक्टर। और यहां पे जैसे उप सरपंच के चुनाव के लिए ये आए थे, वैसे यहां पे जनपद पंचायत में किसके चुनाव के लिए आएंगे जी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि जिनका जिनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा उनके लिए ये आएंगे प्रथम सम्मेलन में, है ना। तो यहाँ पे निर्वाचन के बाद विहित प्राधिकारी कलेक्टर या अपर कलेक्टर होता है। और चुनाव किसका होगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, यहां पे कॉपी पेस्ट कर लेना। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा किसका, तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का। ठीक, वैसी सेम इसमें भी है जिला पंचायत वाले में। जिला पंचायत में भी जो विहित प्राधिकारी होते हैं वो सेम होते हैं। सेम बोले तो कलेक्टर या अपर कलेक्टर ही होंगे। तो निर्वाचन के बाद विहित प्राधिकारी कलेक्टर या अपर कलेक्टर होते हैं। ठीक, और यहां पे भी चुनाव किसका होगा, तो सेम इन्हीं का, अप्रत्यक्ष रूप से। इनका मतलब यहां पे जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष आ जाएंगे। तो चुनाव लिख लीजिएगा कैसे होगा, तो अप्रत्यक्ष, और जो सदस्य चुन के गए रहेंगे उन्हीं में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन यानी चुनाव किया जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा है। इसमें जो याद करने वाली चीज है वो ये नाम है, ये पोस्ट है आपको याद रखने जो आप बनने वाले हैं, तहसीलदार, सचिव, है ना, कलेक्टर, अपर कलेक्टर इसमें, और इसमें भी कलेक्टर और अपर कलेक्टर। याद रहेगा जी, आगे बढ़े। ये टेबल एक और बनाइए। हेलो, हाँ। अब प्रकाशन वाला नहीं देखें क्या, निर्वाचन का प्रकाशन, चलिए उसको लिखिएगा। ये तो लिख लिया हो गया, मिटा दो, मिटा दो। अब जो निर्वाचन हुआ उसका प्रकाशन, प्रकाशन किसमें होगा जी, निर्वाचन के प्रकाशन का अर्थ क्या है, क्या है निर्वाचन का प्रकाशन। अगर मैं बोल रहा हूं जनपद पंचायतों के निर्वाचन का प्रकाशन, उसका अर्थ आप क्या समझ रहे हैं। पेपर में प्रकाशन जो किया जाता है, ये जीत गया करके, अच्छा। हाँ, ठीक है। देखिए, निर्वाचन का प्रकाशन का अर्थ यह है कि कोई पर्टिकुलर ग्राम पंचायत हो या जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो, उसमें उस पंचायत के अंतर्गत, है ना, संबंधित ग्राम पंचायत, जिला या जनपद के अंतर्गत कितने पद हैं, है ना, किस वर्ग के लिए आरक्षित किया गया, वो समस्त जो सूची है ना, वो सब का क्या किया जाएगा, प्रकाशन किया जाएगा। ठीक है, वो उसका क्या किया जाएगा, प्रकाशन किया जाएगा। तो उस प्रकाशन करने की भी जो जिम्मेदारी है वो एक संबंधित व्यक्ति को दी जाती है। तो उसके लिए भी अलग एक क्या होते हैं, विहित प्राधिकारी होते हैं।
है ना, यानी कि जितना भी पद है किसके लिए है, तो वो भाई सूचना तो देनी है। तो वो जिम्मेदारी किसकी होती है, वो विहित प्राधिकारी कौन होते हैं, तो ये पंचायतों के प्रकाशन को लेके, तो उसमें भी अलग अलग आपको नाम याद रखने हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्राम पंचायत की बात करें, ठीक है, तो शुरू से लेके आखिरी तक का जिम्मा, यानी कि जितना पोस्ट है किसके लिए आरक्षित है से लेके लास्ट तक कि कौन जीता, है ना, किस वर्ग का था, नाम क्या था, तो वो कितने लोगों ने वोट दिया, है ना, तो वो सब की जो जिम्मेदारी है वो एक विहित प्राधिकारी को मिलेगी। उसको लिख लीजिए, सरपंच व या सरपंच, उप सरपंच, और कौन होता है, पंच, सरपंच, उप सरपंच व पंच के निर्वाचन में विहित प्राधिकारी कौन होता है, विहित प्राधिकारी, तो उसको लिख लीजिएगा उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी। कौन होता है उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी राजस्व, उपखंड अधिकारी राजस्व, रेवेन्यू वाला है, किसको बोलते हैं, तहसीलदार को बोलते हैं, नहीं, थोड़ा सा देखिए, खंड का, खंड को विभाग कहा गया है, खंड को विभाग कहा गया और उसके नीचे उपखंड होता है, तो वैसी विभाग के नीचे क्या होगा, गुड, अनुविभागीय अधिकारी, एसडीओ, जो अनुविभागीय अधिकारी होता है ना उसे ही उपखंड अधिकारी भी कहा जाता है, ठीक है। थोड़े बहुत पावर को लेके क्या रहता है उसमें डिफरेंस रहता है, जैसे डिप्टी कलेक्टर को भी एसडीएम बना दिया जाता है, लेकिन डिप्टी कलेक्टर जो है उसको अगर हम लोग न्याय दंड देने का अगर अधिकार दे रहे हैं, छोटे मोटे चोरी चकारी का, ऐसा नहीं कि मर्डर जो करके आया तो उसको फांसी की सजा देने का अधिकार एसडीएम का नहीं, छोटे मोटे दंड के लिए, तो अगर किसी डिप्टी कलेक्टर को थोड़े पावर दिए जा रहे हैं दंड को लेके, तो उसे क्या कहा गया, अनुविभागीय दंडाधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो वैसी थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं पावर को लेकर, लेकिन ये जो अगर आपको एकदम सिंपल समझना है, अनुविभागीय अधिकारी, सॉरी, उपखंड अधिकारी कौन होता है, तो एसडीओ को ही कहा जाता है। एसडीओ मतलब अनुविभागीय अधिकारी बोलो या उपखंड अधिकारी बोलो, या इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही नाम यूज होता है, एसडीओ, सब डिविजनल, आगे ओ से ऑफिसर, ठीक है। तो अपने समझने के लिए आप लिख लो यहां पे एसडीओ, हेलो, क्या चीज, ये जो रहेगा वो रेवेन्यू जनरेशन और जितने भी पंचायतें हैं उसके अंतर्गत आएगा, और वो जो रहेगा वो चलाने की दृष्टि से, चलाने ये मतलब जनरेट करने के नाम से रहता है ना, और वो जो रहेगा वो प्रशासन की दृष्टि से, यानी कि कहां पे कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, और साथ ही उसे दंड देने का पावर भी है। तो वो एसडीएम उसका अलग है, नाम में बस है चेंज, एसडीएम, एसडीओ करके, तो एम अलग है और ओ दोनों का कार्य अलग है, एसडीओ का अलग, एसडीएम का अलग। लेकिन अगर मैं पूछूं एसडीएम और एसडीओ में बड़ा कौन है, तो हाँ वही तो कहना चाह रहा हूं, देखो थोड़ा सा जो पावर होता है, जैसे डिप्टी कलेक्टर ही है, तो डिप्टी कलेक्टर के पद पे कोई व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है अपने क्षेत्र में और उसे पावर दिया गया है किसका, थोड़ा बहुत दंड का, तो वो क्या कहलाएगा, एसडीएम कहलाएगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो सबका अभी एक नया चलन में ना लेवल सेम है, लेकिन थोड़ा जो है पावर का अंतर हो जाता है, तो पावर के अंतर के चलते नाम भी चेंज हो जाता है। जैसे कि ये जो डिप्टी कलेक्टर है, ये जो एसडीएम है, वो लोग जनपद पंचायत सीओ भी बनते हैं, आगे जब पढ़ेंगे ना सीओ, जिला पंचायत के जनपद पंचायत सीओ, तो इन्हीं अधिकारियों में से ही बनते हैं जब उनको कार्यभार अलग अलग दिया जाता है।
तो यहां पे हम लोग जो बात कर रहे थे उपखंड अधिकारी राजस्व की, तो वो लगभग लगभग क्या कौन होते हैं, तो एसडीओ ही हैं, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। ठीक है, और ये इसको हम लोग किसमें और पढ़े जी, जब सरपंच या उप सरपंच या पंच को क्या किया जाता है, अभी पद से हटाना, तो ये पद से हटाने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाएगा, तो एसडीओ की। और कौन से धारा के अंतर्गत निलंबित किया जाता है इन्हें, इनको इनके द्वारा, मतलब 39 है ना। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये बात हो गई ग्राम पंचायत को लेके। वैसे अगर बात करें जनपद पंचायत में, तो जनपद पंचायत में लिखिएगा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के निर्वाचन, प्रकाशन में विहित प्राधिकारी, इसमें कौन होता है विहित प्राधिकारी, कलेक्टर और अपर कलेक्टर। अच्छा, और कोई, और कोई बताइए। तो इसमें होता है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, जिसकी नियुक्ति, सचिव की नियुक्ति कौन करता है, वही इसके प्रकाशन में प्राधिकारी होते हैं। सचिव की नियुक्ति जो करता है, लिखे हम लोग कि सचिव की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। गुड, हाँ लिख लीजिए। इसमें जो विहित प्राधिकारी होगा वो कौन होगा, उप संचालक, डिप्टी डायरेक्टर। उप संचालक किसका, तो पंचायत एवं समाज कल्याण। हाँ, पंचायत एवं समाज कल्याण। तो उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण, ये किसका विहित प्राधिकारी है, तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के निर्वाचन के प्रकाशन में। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो भाई, ये जो पंचायत बॉडी जो है, इसमें जो जो भी कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो निर्वाचन संबंधी हो, चाहे वो आरक्षण संबंधी हो, चाहे वो निलंबन संबंधी हो, तो सब में अलग अलग अधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई है पंचायतों को लेके। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पंचायतों के प्रकाशन की। तो यहां पे उपखंड अधिकारी याद करते चलिए, सरपंच, उप सरपंच के लिए, जनपद के लिए उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण। वैसे इसमें कौन होगा, इसमें कौन होगा, सेम लाइन लिखना है आपको इसमें, और विहित प्राधिकारी का नाम लिख लीजिए। इसमें कौन होगा जी, अभी तो बोले थे, कहां गए कलेक्टर वाले यहां पे कौन होगा, तो कलेक्टर हो, नहीं अपर कलेक्टर नहीं, सिर्फ कलेक्टर। यहां पे कौन होगा, कलेक्टर होगा। याद होगा अभी तक कितनी चीजें पढ़े, तीन तीन पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े, सबसे पहले उप सरपंच का आरक्षण देखे थे, क्या कि ग्राम पंचायत में अगर सरपंच जो है वो आरक्षित वर्ग से नहीं है, तो उप सरपंच आरक्षित वर्ग से होगा। जनपद पंचायत का अध्यक्ष अगर आरक्षित वर्ग से नहीं है, तो जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष आरक्षित वर्ग से होगा। यानी जो सदस्य होंगे एसटी एससी ओबीसी से, उन्हीं में से किसी एक को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। सेम लागू होता है जिला पंचायत के लिए। दूसरा क्या देखे थे, दूसरा क्या देखे थे, हाँ विहित प्राधिकारी देखे थे सम्मेलन को लेकर, कि जब निर्वाचन होता है, तो निर्वाचन के बाद प्रथम सम्मेलन बुलाया जाता है, तो उसमें विहित प्राधिकारी कौन होते हैं, तो ग्राम पंचायत में कौन थे विहित प्राधिकारी, सचिव, तहसीलदार, है ना, ये याद किए थे। जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष को लेकर जो चुनाव होगा, उसमें सम्मेलन होगा, तो विहित प्राधिकारी, हाँ कलेक्टर, अपर कलेक्टर, और इधर जिला में भी कलेक्टर, अपर कलेक्टर। अब बात करें निर्वाचन के प्रकाशन को लेके, शुरू से लेके अंत तक जो सूचना पहुंचाने का, लोगों को बताने का काम, और जिनकी निगरानी में ये होगा, उसमें विहित प्राधिकारी कौन है, तो सरपंच, उप सरपंच में है उपखंड अधिकारी या अनुविभागीय अधिकारी, जिसे सब डिविजनल ऑफिसर या एसडीओ कहा जाता है। उसके बाद फिर जनपद पंचायत में है डिप्टी डायरेक्टर या उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण, और जिला में है कलेक्टर। क्लियर है जी, याद रहेगा तीनों, प्रश्न सबसे आए हुए हैं।
चलिए अब आते हैं तो ये था आर्टिकल। किस आर्टिकल की चर्चा कर रहे थे हम लोग? 243 डी की चर्चा कर रहे थे। तो 243 डी की चर्चा जो चल रही थी तो उसमें आरक्षण था। 243 डी के बाद 243 क्या आएगा? ई। 243 ई क्या कहता है? हाँ, पंचायतों का कार्यकाल या पंचायत का कार्यकाल। पंचायत का कार्यकाल मतलब ये सिर्फ ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहा है, समस्त तीनों पंचायत की बात कर रहा है। ग्राम, जनपद, जिला, पंचायत का कार्यकाल। आर्टिकल 243 ई। ठीक, 243 ई। ए क्या था? 243 ए क्या था? ग्राम सभा। 243 बी क्या था? हाँ, पंचायतों का गठन। ठीक, स्थापना, इसकी चर्चा थी। उसके बाद फिर सी क्या था? संरचना थी, जिसमें जनपद, जिला, ग्राम ये सब चर्चा किए थे। डी, डी आरक्षण को लेके था। ई है कार्यकाल को लेके। तो हमको पता है कि पंचायत का जो कार्यकाल है वो कितने साल के लिए रहता है? कितने साल के लिए रहता है? 5 साल के लिए रहता है। ठीक, चलिए सबसे पहले तो हेडिंग लिख लीजिएगा, पंचायतों का कार्यकाल या पंचायत का कार्यकाल, जिसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद या आर्टिकल कौन सा है? तो ऊपर लिख भी दिया हूं, आर्टिकल 243 ई। ठीक, हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखो, दोनों सही है। ठीक, 243 ई। उसके बाद कार्यकाल। कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है किसी भी पंचायत का? तो 5 साल के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। तो ये जो 5 वर्ष है वो कब से काउंट होते हैं? ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि ये पंचायतों की जो कार्यकाल है उसकी जो गणना है वो कब से की जाती है। तो इसमें पूछता है जैसे जब अधिसूचना का प्रकाशन होता है, तो यानी कि जब पोस्ट निकला उसको वो किए, ठीक, अधिसूचना जारी किए उसको लेके। दूसरा, जिस दिन चुनाव हुआ, जिस दिन निर्वाचन हुआ, चुनाव या निर्वाचन जिस दिन संपन्न हुआ उस दिन से 5 साल काउंट करते हैं। या जिस दिन सम्मेलन बुलाया गया या बैठक बुलाई गई उस दिन से काउंट करते हैं। या जिस दिन शपथ ली जाती है उस दिन से काउंट करते हैं। या जिस दिन बजट पारित होता है या किसी मुद्दे पर चर्चा होती है या योजना बनाई जाती है। या प्रथम चर्चा या योजना, ऐसे लिख लो, इस दिन से काउंट होती है। किस दिन से काउंट होती है? ये 5 प्रश्न समझ में आ रहा है ना? ये जो 5 साल हम लोग बोल रहे हैं तो ये 5 साल कब से काउंट होगा? ऐसे थोड़ी चल तो जी फलाना रहा आज से चल तो 5 साल गिनबो की, ऐसा टाइप का होता है। कब से होगा? जिस दिन अधिसूचना जारी होगी या चुनाव या निर्वाचन संपन्न होगा उस दिन, या प्रथम बैठक जिस दिन बुलाई जाएगी, या जो हमारे पदाधिकारी जिस दिन शपथ लेंगे उस दिन की प्रथम चर्चा या योजना से। तो ये जो है गलत है, ये आएगा सम्मेलन है ना? प्रथम बैठक या प्रथम सम्मेलन। और ये प्रथम बैठक कौन सा था? तो वही जो अभी पढ़े, याद करिए, अभी पढ़े ना प्रथम, क्या बोल रहे हैं? हाँ, विहित प्राधिकारी वाला, जिसमें तहसीलदार और सचिव के बारे में पढ़े थे, याद करिए। निर्वाचन के बाद सम्मेलन, जिसमें आप ही शायद पूछे थे ना सम्मेलन और सम्मेलन में क्या अंतर है। तो वही जो सम्मेलन है वो प्रथम सम्मेलन होता है, जिसमें उप सरपंच
या उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष या जिला पंचायत का उपाध्यक्ष, उसका चुनाव कराया जाता है। तो जब प्रथम सम्मेलन होगा, वो प्रथम बैठक है ना, उसी दिन से काउंट होता है 5 साल, यानी पहला साल का पहला दिन वही होगा, उसके बाद से वो 5 साल आगे काउंट होगा। तो प्रथम सम्मेलन के दिन से आगे काउंट किया जाता है। ठीक, अब ये जो जितनी भी चीजें उसको अभी गोली मारो, ये सब आगे आर्टिकल में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, दिमाग पे उतना ही जोर डालना है जितना आप डाल सकते हो, या जितना मैं डलवा सकता हूं जोर। ठीक, तो अभी आपको, अच्छा मैं इधर बता रहा हूं। हाँ, उसके बाद से कट गए क्या तुम लोग उसके बाद? हाँ, तो उसके बाद ये लिखा, ये लिखे हो आप लोग? नहीं लिखे? हाँ, मैं लिखवाते लिखवाते ये सब समझा रहा था आप लोग, मैं वही देखा भी, अरे कट गया करके। चलो थोड़ा इसको लिख लो, इसको लिख लो। तो मैं भूत जैसे समझा रहा हूँ, हेलो हेलो बोल रहा हूँ, कुछ सुना, फिर देखा अरे कट गया। चलिए लिख लिए, यही है, कुछ नहीं, जो सब बता रहा था ना कि क्या, कि गणना जो होगी ये 5 साल की, वो कब से होगी? तो प्रथम सम्मेलन से होगी। तो प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए क्या होती है? गणना होती है ना। अब मेरा प्रश्न था कि ये जो प्रथम सम्मेलन होगा, है ना, ये जो प्रथम सम्मेलन होगा, उसके बाद से 5 साल काउंट होना चालू हो जाता है। तो 5 साल काउंट कब तक होता है? यानी कि मान लीजिए कोई सरपंच है ना, या पंच है, उप सरपंच है एक ग्राम पंचायत में, तो इनका कार्यकाल समाप्त होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? अगले कार्यकाल के लिए फिर से क्या होंगे जी? चुनाव होंगे। हाँ, तो चुनाव कब होंगे? यानी ये मान लीजिए यहां पे गायत्री जी हैं, बुलबुल जी हैं, निमिष जी हैं, ये तीनों क्या है? सरपंच, उप सरपंच और पंच है। ठीक, तो ये लोग के पूरा जो कार्यकाल है, यानी इनका 5 साल समाप्त होने के बाद चुनाव होगा, या इनका कार्यकाल, ये जो पंच, सरपंच और उप सरपंच है, उनके कार्यकाल समाप्त होने के पहले चुनाव होंगे, है ना। यहां पे क्या पूछ रहा हूं मैं, ये कार्यकाल खत्म हो रहा है ये 5 साल में, ठीक है। मान लीजिए कब खत्म हो रहा है? 25 जून, चलो दिसंबर कर लो, 25 दिसंबर 2024, 25 दिसंबर 2024 को ये सरपंच, पंच और उप सरपंच का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ठीक, अब मेरा प्रश्न है कि इस दिन इनका 5 साल पूरा होगा, तो अगला चुनाव कब होगा? इनके कार्यकाल होने के बाद होगा, या इनका कार्यकाल खत्म होने के पहले होगा? कब होगा? पहले होना चाहिए। हाँ, कार्यकाल, गुड, कार्यकाल खत्म होने के पहले ही होगा, है ना। तो कितने दिन पहले होगा? कितने दिन पहले होगा? 15 दिन पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 4 महीना, 5, 6 महीना पहले, कितने दिन पहले होगा? तो 6 महीने पहले। कितने महीने पहले होगा? तो 6 माह पूर्व होगा। कितने माह पूर्व? 6 माह पूर्व, यानी कि जब, अब काउंट करेंगे उन लोग, क्या काउंट करेंगे कि ये लोग इस दिन को क्या था? प्रथम सम्मेलन था, तो उस दिन से लेकर 5 साल काउंट करेंगे पूरा। ठीक है, तो 5 साल काउंट करेंगे तो डेट निकल के आएगी सामने, है ना। तो उस डेट से 6 महीना पहले क्या कराए जाएंगे? चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, है ना। क्या कराए जाएंगे? चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। ठीक, इतना क्लियर है सबको? हाँ, अब मेरा प्रश्न है, अब भाई टाइम तो लगता है ना सबको, अब भाई आप क्या कराओगे? प्रचार वचार का समय दिया जाएगा, चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, फिर टाइम होगा, उसके बाद फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ये सब में टाइम लगता है। तो 6 महीने के अंदर, कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह पूर्व क्या किया जाएगा? चुनाव कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक, अब यहां पे बात आती है, मान लीजिए दिसंबर में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, 6 माह पहले मान लीजिए चुनाव संपन्न कराए, ठीक, और अक्टूबर में मान लीजिए रिजल्ट आ गया, मान लो अक्टूबर में, 28 अक्टूबर 2024 को मान लो रिजल्ट आ गया। क्या, कि निमिष जो थे वो पहले क्या थे? सरपंच थे, है ना। बुलबुल क्या थी? पहले उप सरपंच थी, और यहाँ पे और कौन थी? गायत्री, गायत्री पंच थी, और भी बहुत सारे पंच थे, सबके सब हार गए।
ठीक है, अब इनकी जगह कौन बन गए, इनकी जगह बन गई है पूजा जी सरपंच बन गई हैं, लाला राम जी उप सरपंच बन गए हैं, ठीक है, और मैं पंच बन गया हूं। ठीक है, मैं अपना नाम भी लूंगा। तो मैं मान लीजिए पंच बन गया। कब आया रिजल्ट? 28 अक्टूबर को। अब मेरा प्रश्न है कि जो नवनिर्वाचित सरपंच हैं, जो अभी अभी सरपंच उप सरपंच पंच बने मान लीजिए, ठीक है, उप सरपंच भी बन गया मान लो, तो इनको इस दिन से इनका काउंट होगा। मान लीजिए जो सरपंच और पंच बने यानी जो नव बन गए, तो उनका इस दिन से काउंट होगा क्या, या इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद इनको कार्यभार दिया जाएगा? कार्यभार कब दिया जाएगा इनको नए वालों को? जब इनका खत्म, है ना, कार्यकाल खत्म हो जाएगा उसके बाद दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? तो पदभार दिया जाएगा। ठीक है, अब रिजल्ट आ गया है सरपंच और पंच का। ठीक है, उप सरपंच तो बाद में वो प्रथम बैठक में होगा, है ना। तो सरपंच और पंच का मान लीजिए रिजल्ट आ गया है, ये लोग बन गए हैं, पदभार नहीं देंगे बोले, है ना। इन लोग कब क्या बोलेंगे, पदभार अभी कैसे दे दूंगा, अक्टूबर नवंबर में, मैं मेरा तो कार्यकाल खत्म हो रहा है, कब? दिसंबर में खत्म, दिसंबर में आना जा, ऐसे बोल देता है। ठीक है, लेकिन जो जिसको बोल रहा है अभी वो क्या बन गया है, अभी वो बन गया है सरपंच, तो ये क्या कहलाएगा? हाँ, बहिर्गामी सरपंच कहलाएगा। गुड, समझ पा रहे हैं ना, बहिर्गामी पढ़े थे, याद याद कीजिए, स्थानापन्न बहिर्गामी। हाँ, तो ये क्या कहलाएगा? बहिर्गामी सरपंच कहलाएगा। और इसके बारे में पढ़े थे हम लोग क्या, कि ये जो बहिर्गामी सरपंच है ना, बहिर्गामी सरपंच, तो 24 अक्टूबर से लेके जब तक इसका कार्यकाल खत्म होगा ये बहिर्गामी सरपंच कहलाएगा। और जैसे ही 26 दिसंबर लग जाएगा फिर क्या सरपंच कहलाएगा? ये भूतपूर्व या पूर्व सरपंच कहलाएगा। गुड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हालांकि पूर्व सरपंच पहले से ही बोल देते हैं, लेकिन उसके लिए भी वर्ड है, जब तक ये कार्यकाल में है। पदभार मतलब पदभार या फिर जो कागजी दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है इसके पास है, बहिर्गामी। और जब ये पूरी तरह सौंप के इसका कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है वो पूर्व सरपंच कहलाता है। ठीक, तो मान लीजिए ये जो है वो, मान लो क्या करेगा, दस्तावेज देने में आनाकानी करेगा, नहीं देगा, छुपा देगा, तो इसके लिए क्या कंडीशन है फिर? ये जो बहिर्गामी सरपंच के लिए क्या कंडीशन, अगर वो डॉक्यूमेंट देने से नए वाले को मना कर देता है तो? हाँ, कार्रवाई होगी, लेकिन क्या कार्रवाई होती है वही तो पूछ रहा हूं। हाँ, 6 वर्ष के लिए पंचायत के में क्या कर दिया जाता है, उसे बैन कर दिया जाता है। ठीक, चलिए, तो मेरे क्लास का क्या हो जाएगा? हाँ, मिलेगा मिलेगा। हाँ, क्या बताया, अक्टूबर में सरपंच डिक्लेयर हो गया कि ये सरपंच चुनाव जीत गए हैं। ठीक, दिसंबर में पहले से जो सरपंच था वो उसका कार्यकाल खत्म होगा, दिसंबर में होगा कार्यकाल खत्म होगा, नया वाला बन गया है अक्टूबर में। ठीक है, तो ये जो है पुराना वाला, वो क्या बोलेगा कि मेरा कार्यकाल, तू भले जीत गया अक्टूबर में, तू तेरा आ गया रिजल्ट, तू जीत गया, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया खुशी से रह करके, लेकिन मैं जो डॉक्यूमेंट है, मैं जो पदभार है, यानी जो सरपंच की सीट है, वो मैं तेरे को अभी नहीं दूंगा। कब दूंगा तुम्हें? तो मैं तुम्हें दूंगा दिसंबर में दूंगा, जब मेरा खत्म हो रहा है तो कार्यकाल। ठीक, तो सरपंच चुनाव जीतने के बाद, सरपंच नया निर्वाचित हो गया, सरपंच नया जीत गया है, तो वो सरपंच अभी वर्तमान में एक्चुअल सरपंच है निर्वाचित। ठीक है, और ये क्या हो गया है, ये पुराना हो गया है। तो अक्टूबर में नया सरपंच बना निर्वाचित, से दिसंबर तक ये वाला जो सरपंच है वो बहिर्गामी कहलाता है। इसको क्या बोला जाता है? बहिर्गामी सरपंच बोलते हैं। क्योंकि अभी ये पूर्व नहीं हुआ है, इसको पूर्व सरपंच नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी भी क्या है, ये पद में तो है ना, डॉक्यूमेंट इसके पास तो है, भले नया इलेक्ट हो गया है, लेकिन जो कार्यकाल तो पूरा नहीं हुआ ना इसका,
तो जब तक इसका कार्यकाल पूरा नहीं होता, भले कोई नया इलेक्ट हो जाए तो भी ये क्या कहलाएगा? बहिर्गामी सरपंच। पहले सरपंच बोलते थे, लेकिन नया निर्वाचित होने के बाद और इसके कार्यकाल खत्म होने के तक ये क्या कहलाता है? बहिर्गामी। और जैसे इसका कार्यकाल खत्म होगा तो 25 दिसंबर तक है, 26 दिसंबर दूसरा दिन लग जाएगा, तो 26 दिसंबर में हमारे ये भाई साहब क्या कहलाएंगे? पूर्व सरपंच हो जाएंगे, है ना? पूर्व सरपंच। 25 दिसंबर को ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो नए वाले को दे देगा, बोलेगा ये अब मेरे कार्यकाल में यहाँ पे टंकी बना था, इतना हिसाब है, ले रख ले तू। मैं सामुदायिक भवन बनवाया था, आंगनबाड़ी बनवाया था, बाजार में चबूतरा बनवाया था, इतने इतना लागत आई थी, ये पूरा पंचायत का डिटेल है, ये सभी इतना इतना टैक्स पटाते हैं उसका डिटेल है, ये मड़ई मेला में इतना वसूली हुआ उसका डिटेल है, सब रखो करके और नए को दे देगा। कब देगा? तो 25 दिसंबर तक उसको दे देना है, और 26 दिसंबर को जाके क्या करेगा? आराम करेगा, और लोग उसको क्या बोलेंगे? वो देखो पूर्व सरपंच जा रहे हैं करके, ठीक है? उसके पहले वो क्या कहलाएगा? बहिर्गामी सरपंच। क्लियर है? हम्म। देखो, कार्यभार भी बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट भी बोल रहा हूँ। कार्यभार भी बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट। कार्यभार मतलब उसके पास पावर है अभी भी क्या करने का? सरपंच का। ठीक है? हाँ। और डॉक्यूमेंट इसलिए क्योंकि भाई कार्यभार के साथ साथ उसको जो एक्सपेंसेस हुए, जो प्रॉफिट हुआ, है ना, जो योजनाएं आई, किसको फायदा मिला किसको नहीं मिला, वो डॉक्यूमेंट है ना, तो वो भी देना पड़ता है। कार्यभार यानी पावर के साथ साथ उसे वो डॉक्यूमेंट्स भी देगा। तो डॉक्यूमेंट की बात इसलिए हो रही थी क्योंकि कई जो होते हैं सरपंच लोग, वो क्या करते हैं? घपला कर दिए रहते हैं। जैसे होता है ना, इसके पहले कोई अधिकारी था, जैसे आप मूवीज में दिखाता है, मेरे से पहले कौन था यहाँ पे, उसके समय ये सब होता था क्या? हाँ, अब से ये बंद होगा। ठीक है? तो बोलता ना इसके समय क्या क्या हुआ था, लाओ तो डिटेल। जैसे अभी सीएम, पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम का चलता है, आपके समय फलानी योजना आई थी उसमें इतना घपला हुआ। तो वैसी वो, अगर उसको लगता है सरपंच को कि मेरे समय में घपला किया हूं और ये नया वाला एकदम एक्टिव है, देख डालेगा रे करके, है ना, तो डॉक्यूमेंट को छुपा देता है या उसको देने में आनाकानी करता है। तो उसके लिए क्या किया गया है? दंड का प्रावधान किया गया। तो दंड के प्रावधान को लेकर प्रश्न आते हैं, इसलिए वो दंड की हम लोग अभी चर्चा किए थे। ठीक है? बाकी कार्यभार, पावर और डॉक्यूमेंट सभी उसको नए सरपंच को देना पड़ेगा उसके कार्यकाल समाप्त होने तक। चलिए, तो ये गणना की जो तिथि है वो कब से चलेगी? तो प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष तक चलेगी। ठीक, और इसी के आगे लिखिएगा, इसी के आगे मतलब नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखिएगा, चुनाव करके या निर्वाचन करके। तो नए चुनाव कब होंगे? तो पंचायत में चुनाव, पंचायत में चुनाव 5 वर्ष की या 5 साल की, वो जो 5 साल है ना, 5 साल की काल अवधि समाप्त होने के बाद, है ना, 5 साल की काल अवधि समाप्त होने के बाद नए चुनाव होंगे, है ना। तो पहले, गुड, ठीक। तो पंचायत में चुनाव 5 वर्ष की काल अवधि समाप्त होने के 6 माह पूर्व संपन्न कराए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ना, 5 साल खत्म हो रहा है, उसके 6 महीने पहले ये क्या होगा? चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। ठीक। चलिए, अगर यहां पे एक विशेष करके या नोट करके लिख लेना, क्या लिखेंगे कि इस 5 साल में, ये 5 साल लंबा टाइम पीरियड है, तो मान लीजिए कोई सरपंच जो है त्याग पत्र दे दिया, बोलेगा नहीं हटा, ये सरपंच एकदम बेकार चीज है, मैं नहीं बनूंगा सरपंच। या मान लो किसी का निलंबन कर दिया, या फिर किसी ने त्याग पत्र दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? बताए थे, डिस्कस किए हैं। मान लीजिए 5 साल खत्म होने के पहले कोई सरपंच की मृत्यु हो गई है, या उसने त्याग पत्र दे दिया, बोला मैं सरपंच नहीं रहूंगा, ठीक है, किसी और को बनाओ, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? स्थानापन्न, गुड, स्थानापन्न सरपंच आएगा।
और बोलेगा, ये प्रश्न पूछा गया है, क्या बोला, पूछा था कि अगर 5 वर्ष के बीच किसी सरपंच की मृत्यु हो गई या त्यागपत्र दे दिया तो उसकी जगह कौन सरपंच बनता है? तो उप सरपंच बनता है क्या? नहीं, पंच में से ही किसी को क्या बनाया जाता है? स्थानापन्न सरपंच बनाया जाता है। इसको भी पढ़े हैं हम लोग, है ना? तो विशेष करके आप पॉइंट करके लिख लो, यदि कोई सरपंच ने या यदि किसी सरपंच ने त्याग पत्र दिया या मृत्यु हो गई, तब तब क्या होगा? तब स्थानापन्न सरपंच द्वारा कार्य को क्या किया जाता है? संपादित किया जाता है। तब स्थानापन्न सरपंच द्वारा कार्य संपादित किया जाता है। ठीक। और ये स्थानापन्न सरपंच जो है ना, वो पंचों में से ही एक होता है। ये जानकारी है ना, पढ़े इसको कैसे जी? हाँ, तो इसको भी लिख लो समझने के लिए। मेरे को पता है आप लोग बहुत याद रहता है, लेकिन फिर भी लिख लो। स्थानापन्न सरपंच पंचों में से ही किसी एक को बनाया जाता है। पंचों में से ही किसी एक को बनाया जाता है। और ये कब तक सरपंच बने रहेगा? जब तक पिछला जिसकी मृत्यु हुई है या जिसने त्याग पत्र दिया है उसका कार्यकाल समाप्त होगा, तब तक ये स्थानापन्न बने रहेगा, कि इसको कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया गया है? हाँ, ये जो स्थानापन्न सरपंच है वो 6 महीने के लिए बस रहता है, और इस 6 महीने में उसे क्या कराना रहता है? उपचुनाव कराने रहते हैं। उपचुनाव मतलब उप सरपंच जो हट गया है किसी भी कारण से, या त्याग पत्र दे दिया है या उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका पद तो खाली है ना। एक्चुअल सरपंच कैसे होगा जी? डायरेक्ट चुन के आएगा ना जनता से। तो डायरेक्ट चुन के कैसे आएगा? हाँ, प्रत्यक्ष रूप से कैसे आएगा? जब जनता उसे चुनेगी, है ना? तो यहाँ पे जनता द्वारा फिर से क्या किया जाता है, मतलब चुनाव फिर से कराए जाते हैं। तो स्थानापन्न सरपंच को टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है 6 माह का, और उसी 6 माह में फिर से चुनाव कराए जाते हैं सरपंच के पद के लिए। तो उसको भी लिख लीजिए थर्ड पॉइंट करके। इसका कार्यकाल मतलब स्थानापन्न सरपंच का कार्यकाल 6 माह का होता है। 6 मंथ्स, 6 माह का होता है। ठीक। तथा इसी 6 माह में तथा इसी 6 माह में क्या कराया जाता है? चुनाव। या ऐसे लिख लो, तथा इसी 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाता है। और किसके लिए चुनाव होगा? सभी के लिए होगा क्या? सभी पंच के लिए, जितने भी वार्ड हैं। हाँ, सिर्फ सरपंच के लिए चुनाव होगा, क्योंकि वही तो गया है ना, बाकी लोग तो हैं अभी भी। तो जो सरपंच गया है उसी के लिए क्या किया जाएगा? चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? स्थानापन्न और बहिर्गामी। हाँ, ठीक है। तो चलो अभी यहीं तक देखते हैं, है ना? इसके बाद थोड़ी बहुत चीजें इसकी है, और 10% वाली 90 तो हो गया लगभग। आरक्षण को अच्छे से देखना भाई थोड़ा, है ना? आरक्षण वाला जो था ना, उसमें कल मार्किंग कराया था क्या? टेबल जो बनाए थे हम लोग, उसमें मार्किंग में कराया था जैसा मुझे ध्यान आ रहा है, जहां से प्रश्न उठा। हाँ, तो उसको एक बार, हाँ, उस पे पॉइंट्स को अच्छे से फोकस करिएगा। फोकस मतलब वो याद रखने ही है आपको, उससे प्रश्न पूछे ही गए हैं। ठीक है। कार्यकाल में इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष वाला है। ठीक है, तो 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने पहले क्या किया जाता है? चुनाव कराए जाते हैं। ये सब बेसिक चीज है, तो इसको ये तो याद ही रहेगा आपको, है ना? तो इसको भी अच्छे से याद रखना है। कल की जो क्लास रहेगी
हाँ हाँ हाँ। 1 मिनट, ये जो उपचुनाव बोल रहे हैं, ये सरपंच का उपचुनाव बोल रहे हैं? सरपंच का उपचुनाव हुआ मतलब जो स्थानापन्न के बाद जो चुनाव के बाद सरपंच आया, उसके बाद फिर से प्रथम सम्मेलन बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो बैठक रहेगी, या तो अनिवार्य बैठक होगी, वो पहले आ जाएगा, या जो आम बैठक होती है वो आ जाएगा। तो उसी में वो सरपंच जो नया बना है, उसे क्या दिया जाता है, कार्यभार दिया जाता है। ठीक है, वो प्रथम सम्मेलन वाला नहीं, प्रथम सम्मेलन सिर्फ एक बार होगा, निर्वाचन वाले के तुरंत बाद होगा। निर्वाचन वाला जो था ना, सरपंच पंच के बाद ही प्रथम सम्मेलन होता है, उसी को बस प्रथम सम्मेलन बोलते हैं। उसके बाद ये उपचुनाव के बाद फिर प्रथम सम्मेलन नहीं बुलाया जाता, क्योंकि उसमें उप सरपंच तो पहले से इलेक्टेड हो गया है, इसलिए वो कार्य नहीं होता। इसमें सिर्फ कार्यभार देने का कार्य किया जाता है। वो कोई भी बैठक आ रही हो, चाहे आम बैठक हो रही हो या अनिवार्य बैठक हो, उसमें सभी के मौजूदगी में क्या किया जाता है, उसे कार्यभार दिया जाता है। प्रथम सम्मेलन और नहीं होता, वो फर्स्ट में ही होगा। हाँ, उप सर, हाँ, देखो वही तो बता रहा हूं, शुरू से क्लास से आपको बताते हुए आ रहा हूं आप लोग को, कि जो इसका रियलिटी है, मतलब जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें और जो जमीनी हकीकत है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है ना। जैसे कि बैठकों की भी बात करते हैं, तो बैठकों में भी जो गण पूर्ति है, वो कितना बोलता है, 1/3 बोलता है। लेकिन यहाँ पे जाते हैं क्या ग्राम सभा के लोग, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं? नहीं जाते हैं। वहां पे सिर्फ रहेंगे, 4 जन रहेंगे, सरपंच भी नहीं रहती, उसका पति आया रहता है वहां पे प्रतिनिधि के तौर पे, है ना। और वो मिलकर पूरा काम एकदम मुंह में पान रख के, गमछा रख के, का चीज है बताओ तो ऐसी की ठीक है, वो पूरा काम निपटा देगा, है ना। तो ये भी प्रावधान है क्या? नहीं है। और ये चीज को जान भी रहा है, सचिव भी जान रहा है, ये चीज को प्राधिकारी भी जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कार्य चल रहा है। और जैसे आप उप सरपंच की बात, हाँ, जैसे आप उप सरपंच की बात कर रहे थे, तो इधर मेरे वार्ड में पार्षद भी है, जैसा नाम नहीं लूंगा, नहीं समझ जाओगे। तो इधर जो रायपुर में ये लाला राम जी जान गए होंगे जान गए हाँ, तो अपने वार्ड में वैसा है, उसको सरपंच को आज तक नहीं, 1-2 बार आई है हमारे घर पे, बाकी जितना भी हो पार्षद ही काम कर प्रतिनिधि के तौर पे। यहाँ तक कि बैठक में हिस्सा लेने नगर निगम का काउंसिल मेंबर, ये सब जो होते हैं, आगे नगर निगम में पढ़ेंगे, उसमें भी ये कोई नियम वो नहीं है प्रतिनिधि का, ये सब कोई प्रावधान नहीं है ना। लेकिन जाते हैं, तो वही कह रहा हूं, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा अधिनियम, वो रियलिटी वाला है, फैक्ट के आधार पे। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, वो अलग है। तो जमीनी हकीकत को इसमें इंप्लीमेंट करने का कार्य किसका है? हाँ 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 हाँ, उसी में आ रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ। ठीक है, उसी में आ रहा हूँ। जैसे अभी पता है, स्थानापन्न सरपंच का कितना है, रियलिटी क्या कहती है, अधिनियम क्या कहता है, 6 महीने तक ही बस, 6 महीने से ऊपर नहीं। और इधर बता रहे हैं 1.5 साल तक चले गया। तो वही कह रहा हूं कि इसमें अधिनियम के तहत और जो जमीनी हकीकत, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। तो ये दोनों को, इस अधिनियम का जमीनी हकीकत पे इंप्लीमेंट करने का चीज किसका है? तो वो आप लोग का है, जो तैयारी कर रहे हैं। जो अभी विहित प्राधिकारी हम लोग लिखते हैं ना, तहसीलदार, एसडीओ, अपर कलेक्टर, उप संचालक, डिप्टी डायरेक्टर, ये जो विहित प्राधिकारी हैं, अगर ये अपना काम अच्छे से करेंगे, तब ये जो अधिनियम जिसमें ये कानून की बात की गई है ना, कुल मिला के क्या है जी, ये कानूनी तो है। तो कानून का पालन सही ढंग से हो, ये जिम्मेदारी विहित प्राधिकारी की है। तो जैसे आपके क्षेत्र की बात किया, 1.5 साल तक स्थानापन्न, प्रावधान ही नहीं है ना, ये चीज का प्रावधान ही नहीं। प्रावधान क्या कहता है, नियम क्या कहता है, 6 महीना। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? उस विहित प्राधिकारी की थी, है ना। तो यहाँ पे वही चल रहा है। तो आप लोग जाइए किसमें, सिस्टम में, और सिस्टम का हिस्सा मत बन जाना। थोड़ा बहुत वो तो घुसते ही पता चलेगा आप लोग सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं
कि सिस्टम को कानून के तहत इंप्लीमेंट करने का कार्य कर रहे हैं, वो तो आप सिलेक्शन होने के बाद समझ में आएगा। लेकिन यहां पे जो लिंकर का काम कर रहा है, ग्राम पंचायत और प्रशासन के बीच ये विहित प्राधिकारी होते हैं। तो यहाँ पे हम सरपंच उप सरपंच को नहीं बोलेंगे कुछ, ठीक है। वहां पे वो जिम्मेदारी विहित प्राधिकारी की थी, जिसने 1.5 साल तक स्थानापन्न से क्या करा दिया वहां पे। अब ये चीज भी हो सकता है भाई कि वहां पे कोई खड़ा भी ना हुआ हो, अरे हटा ना छोड़ना कोने माथा पच्ची करे, है ना। क्या चीज। अच्छा, वो भी वो स्थानापन्न जो था, पंच स्थानापन्न बना, उस स्थानापन्न 1.5 साल तक किया और 1.5 साल के बाद वो चुनाव भी जीते। ठीक। तो वही चीज है भाई। हाँ हाँ, वही वही चीज है। दोनों कंडीशन है ना। या तो वहां पे विहित प्राधिकारी ने ठीक से काम नहीं किया, और दूसरा, ये क्लास की शुरुआत में भी बोला था मैं कि जो हर व्यक्ति जिसके पास वोटर आईडी है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है ना, लेकिन मीटिंग में कोई नहीं जाता है वहां पे। क्या योजना आ रही है गांव को लेके, क्या समस्याएं हैं गांव की, कोई नहीं जाता। सबको अपना रोजी रोटी की चिंता रहती है, सब चले जाते हैं इधर उधर, है ना। कुछ कुछ मामलों में जाते हैं। वही वही कह रहा हूँ, जानकारी का अभाव भी होता है, गांव वालों को भी नहीं मालूम है ना, कि 6 माह के लिए होता है। इसीलिए कई कई जगह जो आप कार्यकाल की बात कर रहे थे, क्या बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 2 कार्यकाल, मतलब कि 10 साल के लिए एक वर्ग आरक्षित होता है सरपंच के चुनाव में, है ना। लेकिन कई कई जगह वो 3 साल 4 साल। इसीलिए देखना, कभी कभी ना, जैसे किसी को पूछोगे, कोई भी आम व्यक्ति को अगर पूछ दिए कि तुम्हारे गांव में कौन सरपंच है जी, तो बोली अभी तो अनुसूचित जाति की रही से, और पौर साल कौन रही से, अनुसूचित जाति की रही से, अभी अभी भी वही है, या ओबीसी चोबीसी चलत है, या एससी चलत है, या जनरल ही जनरल चलत है। मतलब अभी भी किसी को क्लियर नहीं होता कि अब कौन है, या अब कौन है, या अब कौन होगा, है ना। लेकिन हमको तो पता, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो जान रहे हैं। अगर नहीं पढ़े रहते या नहीं पढ़ते इस चीज को, तो हमको भी ये चीज पता नहीं होती। जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि गांव वालों को तो पता ही नहीं है सर, स्थानापन्न 6 माह का है। तो जानकारी का अभाव है। और ये जानकारी देने का काम कौन करता है, तो ग्राम के पदाधिकारी करते हैं। पदाधिकारी भी सुस्त, गांव वाले भी सुस्त, विहित प्राधिकारी भी सुस्त, सब सुस्त। सुस्त का अर्थ यह है कि कार्य जो उन्हें दिया गया है वो ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो यहां पे 2 लोगों की गलती थी। यहां पे आप सरपंच उप सरपंच को नहीं बोल सकते, उनको तो मौका मिल रहा है ना, पद में बने रहने का। तो देखना किसको था, ऑब्जेक्शन किसको उठाना था, तो गांव वालों को उठाना था, जो उसके सदस्य हैं, है ना। और दूसरा, ये जिम्मेदारी किसकी थी, मॉनिटरिंग करने का काम, तो उस संबंधित ऑफिसर की थी। ठीक है। तो अगर आप कभी देखते हो ऐसा, तो सीधा पूछा करो सरपंच या उप सरपंच से, कैसे जी तोड़ तो कार्यकाल 6 माह के रही से, है ना, अभी तक कैसे बैठे हैं इस कुर्सी में की। ठीक है। और हाँ हाँ, पूछिए। नहीं पता रहता, वही तो कह रहा हूं उनको। देखो, बहुत 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 एकदम जानकारी का अभाव है। वो तो हम लोग तैयारी कर, क्योंकि हम लोग भी अगर तैयारी नहीं करते या इस लाइन में नहीं रहते, तो हमको भी भारी जानकारी का अभाव रहता। हमको भी अभाव रहता, ये चीज तो है ही है। आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इस चीज की जानकारी है। तो हम लोग को एकदम तुर्रम खाए 30 मार खानी बन गए, हम लोग वैसे ही आम आदमी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे और देखिए, होता क्या है, जैसे कि अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम लोग, ठीक है, तो मान लीजिए जैसे प्रिंसिपल का आता है, क्या ट्रेनिंग को लेके, आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, एकदम फैक्ट चीज बता रहा हूँ, है ना। सबका वर्कशॉप होता है हर 2 2 3 3 महीने में, प्रिंसिपल का होता है, किसी लेक्चरर लोग का होता है, यहाँ तक कि बाबू लोग का भी होता है ना। तो यहाँ पे वर्कशॉप किया जाता है उनका। वर्कशॉप मतलब कि आप कैसे कार्य को करेंगे, कैसे अच्छे से कर सकते हैं, बच्चों को कैसे अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल या टीचर या कोई और व्यक्ति क्या करता है, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 4 दिन का वर्कशॉप है, तो प्रिंसिपल क्या करेगा, वो बोलेगा किसी लेक्चरर को, सुन तो समारू दास इतिया, ते चल दे तो जा, ते चल देवे वहां डी ऑफिस, वहां पे वर्कशॉप है, और जा बढ़िया, 4 टाइम नाश्ता मिली, 2 टाइम खाना मिली, और चाय चलत रहेगी। तो वो क्या करे, वो चल देता है, प्रिंसिपल के बिहाफ में साइन करके आ जाता है। तो ऐसे में प्रिंसिपल को या उस संबंधित व्यक्ति को अपने कार्य की जानकारी हो पाएगी क्या, नहीं। वो तो सिर्फ क्या करने गया वहां पे, समय काटने, नाश्ता पानी के चक्कर में। तो अधिकतर यही चीजें हो रही है भाई, है ना। चाहे वो अधिकारी की बात करें,
है ना, या फिर नीचे बाबू से लेके आम इधर अगर प्रिंसिपल टीचर की बात करें तो वही चीज है। सीरियसली अगर काम को लेना चालू कर दे, भले एक सिंगल व्यक्ति ही क्यों ना हो, आपको लगेगा कि एक अकेला चना क्या नहीं फोड़ सकता, भाड़ नहीं फोड़ सकता वाला हिसाब है। फोड़ सकता है भाई, कम से कम अपने खेत में अलग अलग मूंगफलियों के बीच एक चना तो उगी सकता है, अगर उगाओ तो, है ना। तो यहाँ पे जो चीज है वो अपने अंदर है। चाहे आप कोई भी पद में हो, चाहे आप सचिव हो, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे बाबू हो या लेक्चरर हो या जो टीचर हो, कुछ भी हो, ठीक है। आप अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं तो उसका आउटपुट दिखने लगता ही है ना। और जो लोग हैं उनको तो आप जागरूक करने का कार्य अपने अपने स्तर पे कर ही सकते हैं। जैसे अभी आपको मान लीजिए जानकारी हो गई है, गांव से संबंधित है आप लोग, तो इस चीज को लोगों तक पहुंचाए। लेकिन हमारे माइंड में क्या आएगा, हमारे माइंड में यही आता है क्या, अरे यार इधर मेरा खुद का कुछ नहीं हो पा रहा है, मेरा खुद का जॉब नहीं लग पा रहा है, मैं लोगों को क्या बताऊंगा। आता है कि नहीं आता है, सच बोलना दिल पे हाथ रख के। आता है ना। जैसे मैं कितना बढ़िया बढ़िया ज्ञान अभी दे दूंगा आप लोग को, ऐसा करा करो, लोगों को बताया करो, फलाना करो करो ठिकाना। लेकिन प्रैक्टिकल चीज क्या होती है, 4 दिन या 2 दिन आप करेंगे उस चीज को और उसके बाद बोलोगे ए मतलब कौन बोली है, तो एकदम निस्मुड़ हो गए है ना। ए मतलब एक कान से सुनते दूसरे निकालते, मोर खुद कुछ नहीं होते, मोरे सिलेक्शन नहीं होते, बाकी मतलब का समझाऊं। और हम लोग क्या यही सोचेंगे, और ये सोचेंगे जब मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, जब मैं डिप्टी कलेक्टर बन जाऊंगी या बन जाऊंगा, तब मैं ये सब बढ़िया बढ़िया काम कराऊंगा, ऐसे करा दूंगा वैसे करा दूंगा। उसके बाद तो और टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है। पोस्ट मिलने के बाद आदमी और टेंशन में आ जाता है। अभी थोड़ा सा स्ट्रेस कम करने के लिए आप उस चीजों को बांटा करिए, अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, बढ़ाना नहीं है। बढ़ा के मत करना कभी भी, है ना। या दो चार चीजें लोगों को बता दोगे तो उसमें ऐसा नहीं कि मैं तो पैसा दे के पढ़ रहा हूं तो मैं इसको नहीं बताऊंगी या उसको नहीं बताऊंगा जानकारी या नोट्स, है ना। तो पाप लगेगा भाई, है ना। क्योंकि हम भी अपने शिक्षकों से यही सीखे हैं, है ना कि अगर आप चीजें नहीं बांटोगे, है ना, तो आपको क्या लगेगा, पाप लगेगा। तो यहाँ पे पाप का अर्थ यही है क्या, कि जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें एक दो नंबर वाला, है ना। तो यहाँ पे देखो कुल मिला के चीज ये है कि जो जिस पंचायती राज व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं वो अधिनियम के तहत पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जिस पंचायती राज को हम लोग जान रहे हैं वो जमीनी हकीकत को जान रहे हैं। तो अधिनियम और जमीन हकीकत ये दोनों में 19-20 का फर्क नहीं है, ठीक है। वो मीम देखे हो आप लोग, ऐसे मार के बोलता है ये 19-20 का फर्क है, ये 19-20 का फर्क है क्या, नहीं, जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों तक या आसपास जो इसकी जानकारी रखता हो उसे चीजें बताने का काम या अपने खुद पे इंप्लीमेंट करने का काम हम लोग कर सकते हैं। जी कोई कुछ पूछ रहा है जी। हाँ, बचे हुए कार्यकाल के लिए, जैसे मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल था, ठीक, 3 साल बाद उसने त्याग पत्र दे दिया। किसने, कोई पुराना सरपंच, मतलब जो सरपंच था उसने 3 साल बाद कार्यकाल दिया। बचा कार्यकाल कितने साल का हुआ, 2 साल का कार्यकाल बचा है। तो यहां पे क्या होगा, 3 साल के कार्यकाल के बाद स्थानापन्न सरपंच आएगा, और स्थानापन्न सरपंच कितने दिन के लिए रहेगा, 6 माह के लिए रहेगा। और 6 माह के बाद नया सरपंच आएगा चुनाव में। तो जो नया सरपंच आएगा उसका जो कार्यकाल रहेगा कितना रहेगा, 1.5 साल बस, बचे हुए कार्यकाल के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी यहीं तक देखते हैं, बाकी और कोई डाउट होगा तो बचा के रखना, उसको पूछना। तब तक के लिए फिर नोट्स नोट्स बना रहे हैं ना, हाँ नोट्स बनाते चले, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भूमकाल, जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंग बली, भारत माता की जय। जय हिंद, धन्यवाद, गुड नाइट।